बच्चों, मैं आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुई हूँ। मैं आप सबको बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ा रही हूँ और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है आर्थिक विकास के साधनों के रूप में शिक्षा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा दो वाला पार्ट्स खत्म हो गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ लिया है और आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था आर्थिक विकास का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, और पार्ट 2 में पढ़ा था हमने आर्थिक विकास के में शिक्षा का योगदान और उत्पादन क्रिया के रूप में शिक्षा का योगदान। तो उसी क्रम में हम पढ़ेंगे अब आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। निर्धारक तत्व। तो बच्चों, ये तत्व हमारे दो वर्गों में विभाजित हैं। मतलब आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व है जो आर्थिक विकास को बढ़ाते हैं, उसके जो दो प्रकार के तत्वों के द्वारा बढ़ सकता है। पहला क्या है? आर्थिक निर्धारक, मतलब आर्थिक, और दूसरा है मानवीय निर्धारक, अर्थ द्वारा, और दूसरा है मानव द्वारा ना। तो ये हमारे इसके अंतर्गत कई हेडिंग आती है, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन सी हेडिंग है। आर्थिक निर्धारक के अंतर्गत आती है प्राकृतिक संसाधन पहला, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है पूंजी, चौथा है वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति, और पांचवा है उचित संगठन। ये आती है आर्थिक निर्धारक के अंतर्गत। फिर मानवीय निर्धारक के अंतर्गत क्या क्या इसमें हेडिंग है? पहली हेडिंग है तकनीकी कौशल, दूसरा है प्रभावपूर्ण प्रबंधन, तीसरा है प्रेरणा, चौथा है मानव शक्ति का समुचित उपयोग, और पांचवा है समुचित नियोजन। तो हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, चलिए जान लेते हैं। पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, चलिए समझते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं, मतलब जो हमारे आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं, वो क्या है? उसके अंतर्गत पाई जाती हैं जलवायु, मिट्टी, खनिज, वन संप्रदाय, जन साधारण आदि आते हैं। इस प्रकार देश के पास जितने अधिक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वह देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास करता है। मतलब ये जलवायु अगर अच्छी होगी, मिट्टी अगर हमारे देश की अच्छी होगी, और वन संप्रदाय अच्छा है, और जल का संसाधन हमारे देश में उचित है, तो हमारा क्या है? आर्थिक प्रकार के संसाधन में उन्नति के द्वारा आर्थिक विकास में उन्नति होगी। दूसरा क्या है? जनसंख्या के द्वारा, है ना। तो जनसंख्या के द्वारा हम क्या समझेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य आर्थिक क्रियाओं का साधन एवं साध्य है। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि जो मनुष्य है वो क्या करता है? आर्थिक क्रियाएं, कुछ न कुछ खरीदता रहता है और बेचता रहता है, तो वो आर्थिक क्रिया करता है। कुछ लोग बेचते हैं और कुछ लोग खरीदते हैं। तो इसके अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि में संसार के आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। जनसंख्या की वृद्धि ने अनेक प्रभाव पड़ते हैं। जनसंख्या की वृद्धि के अनेक प्रभाव पड़ते हैं। उत्पादन के एक साधन की पूर्ति में वृद्धि होती है, वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। मतलब अगर जनसंख्या किसी देश की बड़ी होगी तो उसका उत्पादन भी अधिक होगा, और उत्पादन अधिक होगा तो उसका यूज भी अधिक होगा। वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। इसका उदाहरण पश्चिमी देश में प्राप्त होता है। वहां पूंजी की कमी नहीं है
तथा अतः जनसंख्या में वृद्धि अधिक वृद्धि की राह दिखाती है। किंतु भारत जैसे विकासशील देशों में जहां पूंजी की कमी जनसंख्या की वृद्धि से प्रति व्यक्ति उत्पादन प्राप्त कम होता है तथा देश के प्राकृतिक संसाधन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या के कारण देश की सीमित पूंजी उपकरण आदि बढ़ जाते हैं, उनका अधिकतम प्रयोग नहीं हो पाता है। मीन्स जनसंख्या के कारण अगर किसी देश की जनसंख्या निर्धारित मतलब ठीक होगी, ना कम होगी ना अधिक होगी, और अगर देश में पूंजी की व्यवस्था अधिक होगी तो अधिक उत्पादन हो सकता है। अधिक उत्पादन हो सकता है तो अधिक उत्पादन होगा और तो जनसंख्या का यूज भी ज्यादा होगा। जनसंख्या उस उत्पादन का अधिक से अधिक यूज भी करेगी है, तो इस कारण हमारी आर्थिक विकास बढ़ेगा। फिर चौथा क्या है, तीसरा क्या है हमारा पूंजी। पूंजी में हम क्या करेंगे, पूंजी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी उसका मुख्य आधार है, क्योंकि बिना पूंजी के कृषि या औद्योगिक क्षेत्रों में उन्नति संभव नहीं है। मतलब अगर किसी देश की आर्थिक विकास को बढ़ाना है तो सबसे मुख्य साधन उसका क्या है, पूंजी। पूंजी के बिना हम किसी भी उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र में मतलब जो उद्योग के वाले क्षेत्र हैं उसमें भी हम उन्नति हमारा करना असंभव हो जाएगा। तो क्या है मेन हमारे लिए पूंजी के बिना हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृषि को करने के लिए बीज उर्वरक, कृषि यंत्र एवं उद्योगों के लिए मशीन एवं कच्चे काम तथा परिवहन के साधनों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। मीन्स अगर कृषि करनी हो तो बीज उर्वरक खाद वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। वो कैसे आएगा, जब हमारे पास पूंजी होगी। और तकनीकी को अगर बढ़ाना है, उद्योग को बढ़ाना है तो मशीन होनी चाहिए, कच्चे माल होने चाहिए, है ना, और परिवहन होना चाहिए। इस वजह से इस कारण हम पूंजी के द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं। चौथा क्या है हमारा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति। देश के आर्थिक विकास में वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति प्रगति विशेष योगदान देती है। आप जानते हैं जब देश की आर्थिक विकास को बढ़ाना हो तो उसमें विज्ञान और तकनीकी का बहुत योगदान होता है, क्योंकि विज्ञान एवं तकनीकी में समग्र विकास का प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ता है। पूरा मतलब विकास आर्थिक विकास पर पड़ता है, और उनमें समुचित व्यवहारिक प्रयोग से आर्थिक विकास को गति मिलती है। मतलब कोई भी विज्ञान एवं तकनीकी अगर मार्केट में आता है, विज्ञान तकनीकी मतलब जैसे आता है हमारे देश में, तो क्या होगा, उसका अधिक यूज होगा, और जब यूज होगा तो आर्थिक व्यवस्था, धन आएगा तो आर्थिक विकास होगा हमारा। फिर लास्ट क्या है, उचित संगठन। उचित संगठन में हम देखेंगे कि आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के साधनों में का उचित संगठन आवश्यक है। देखिए अगर किसी भी देश को कि आर्थिक विकास को सुधारना है आपको, तो सभी चीजों का उचित संगठन होना चाहिए, सभी लोगों में उचित संगठन होना चाहिए, क्योंकि बिना उचित संगठन के आर्थिक विकास नियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप से अग्रसर नहीं हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य क्या है, मानवीय निर्धारण। इसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे तकनीकी कौशल। चलिए समझते हैं। तो तकनीकी कौशल में हम जानेंगे आर्थिक विकास के लिए मानवीय संसाधनों में मनुष्य की तकनीकी कौशल का विशेष महत्व है। मतलब आर्थिक विकास में मानव संसाधनों के मनुष्य के तकनीकी क्षेत्र का बहुत योगदान है, क्योंकि तकनीकी कौशल
से युक्त मनुष्य एक उपयोगी संसाधन है जो उत्पादन बढ़ाने एवं उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आवश्यक है। तकनीकी अगर तकनीकी होगी, तकनीकी कौशल होगा, मतलब लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज होंगे, तो वो अपने उस आइडियाज के द्वारा क्या कर सकते हैं, हमारी आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं। अगर आइडियाज नहीं होंगे तो वो आर्थिक विकास नहीं बढ़ा पाएंगे और हमारे देश उन्नति नहीं कर पाएगा। और जब आइडियाज नहीं होंगे तो वृद्धि भी नहीं होगी, उत्पादन वृद्धि भी कम होगी और रुक जाएगी। तो तकनीकी नई कौशल तकनीकी का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरी हेडिंग हमारी है प्रभावपूर्ण प्रबंधन। मीन्स किसी भी आर्थिक विकास को विकास की राह तक पहुंचाने के लिए मतलब प्रभावपूर्ण प्रबंधन होना अति आवश्यक है, क्योंकि मानवीय निर्धारकों में प्रभावपूर्ण संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इससे प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों दोनों का ही समुचित उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब प्रभावपूर्ण प्रबंधन होगा, मतलब प्रबंधन होगा, इसमें क्या क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। इस पॉइंट को साकार बनाने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी और मानव की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम इस प्रभावपूर्ण प्रबंधन को पूरा कर सकते हैं। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है प्रेरणा। प्रेरणा क्या है? अगर हमारे पास प्रेरणा नहीं होगी, किसी काम को करने की प्रेरणा नहीं होगी, तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। अगर हमें धन कमाने की इच्छा ना हो तो हम कैसे किसी काम उसको कमाने की कुछ भी कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? तो प्रेरणा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी देश में आर्थिक विकास के लिए मानव संसाधन को प्रेरणा प्रदान करना सर्वोच्च प्रथम प्राथमिक कार्य है। मानव संसाधन में अगर प्रेरणा की कमी होगी, लोगों में प्रेरणा की कमी होगी, तो हम आर्थिक विकास नहीं कर सकते हैं। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा व्यक्ति लगन एवं उत्साह से कार्य करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कराता है। मतलब अगर प्रेरणा होगी तो किसी व्यक्ति को कुछ बनने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए उत्साह जगाता है। कैसे? लगन के द्वारा। अगर उसके पास मोटिवेशन नहीं होगा, प्रेरणा नहीं होगी, तो वो कार्य नहीं कर सकता है। और जब प्रेरणा होगी तो हमारे उत्पत्ति में क्या बोलते हैं, उत्पादन होगा, हमारी उत्पत्ति में वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास के लिए मुख्य लक्षण है। फिर क्या है हमारा चौथा मानव शक्ति का समुचित उपयोग। मतलब क्या है? विकास, आर्थिक विकास में मानव शक्ति का समुचित उपयोग अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव शक्ति का समुचित उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। बेरोजगार युवा मानव शक्ति को समुचित रोजगार उपलब्ध कराकर अथवा स्वरोजगार के अवसर देकर देश के आर्थिक विकास की गति में वृद्धि की जा सकती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, किसी व्यक्ति, तो उसे रोजगार देकर या रोजगार देकर के उसके जो क्या बोलते हैं शक्ति, जो उसकी मानव शक्ति, जो उसके अंतर्गत पाई जाने वाली क्षमता है, उसको अगर ना यूज करा जाए तो रोजगार नहीं बढ़ पाएगा और हमारी आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। तो मानव शक्ति के द्वारा ही हम बेरोजगारी कम कर सकते हैं और रोजगार बढ़ा करके आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं। फिर लास्ट क्या है? समुचित नियोजन। इसमें क्या हम समझेंगे कि आर्थिक विकास के लिए मानवीय निर्धारकों में समुचित नियोजन को प्रभावित किया है, क्योंकि
समुचित नियोजन पूंजी, संसाधन, समय एवं शक्ति को रोकते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और उत्पादन में गुणवत्ता आती है। मतलब समुचित नियोजन, अगर पूरा कोई काम को करने के लिए अगर आप एक प्लान बना लें, है ना, तो वो काम अच्छे से होता है। और उसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की, संसाधन की, समय की और शक्ति की। किसी कार्य को करने के लिए हमें पूंजी, संसाधन, समय और शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम इस चीज का उपयोग करके आर्थिक विकास में को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे आर्थिक विकास के पॉइंट है बच्चों। इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट पॉइंट में मिलेंगे और फिर कुछ इसके आगे का चैप्टर है वो पार्ट सेकेंड होगा, और हम उसके आगे जो भी टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और आप इन सारे पॉइंटों को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, आपके एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।